नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U न्यूज। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जब प्रदेश में सरकार कांग्रेस की थी तो खनन माफिया पर प्रभावशाली लोगों का कब्जा था, जिसके चलते पर्यावरण को खासा नुकसान हुआ और प्रदेश में अवैध माइनिंग तेजी से बढ़ी। ऐसे मामलों में सख्ती से निपटने की जरूरत है। आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे भूपिंदर सिंह उर्फ हनी व अन्य आरोपी की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और कहा गया था उनके खिलाफ अवैध खनन को लेकर जो मामला दर्ज किया गया है वह FIR राजनीतिक रंजिश के तहत दर्ज की गई है, इसलिए इसे रद्द कर दिया जाए। लेकिन जस्टिस करमजीत सिंह ने भूपिंदर सिंह हनी और उनके साथियों को फटकार लगाई और स्पष्ट किया कि 6 मार्च 2018 में भी अवैध खनन को लेकर एक FIR दर्ज की गई थी, लेकिन उस समय पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और सरकार ने इस पर कोई भी कार्रवाई करना उचित नहीं समझा, जिससे पता चलता है कि कांग्रेस सरकार इस मामले में कार्रवाई करने की इच्छुक ही नहीं थी, क्योंकि अवैध खनन कारोबार में कई प्रभावशाली व्यक्ति शामिल थे। बाद में मामला ईडी के पास चला जाता है और ईडी ने भूपिंदर सिंह हनी के ठिकानों पर छापामारी करके उससे और उसके दोस्त से 10 करोड़ रुपए बरामद किए थे और इसी को लेकर बाद में भूपिंदर सिंह हनी की गिरफ्तारी भी होती है और उन्हें कई महीने तक जेल में भी रहना पड़ता है। हाईकोर्ट के आदेशों से साफ जाहिर है कि नेताओं की जहां दिलचस्पी होती है वहां पर वह अवैध कारोबार को होने देते हैं, कोई रोक नहीं लगाते हैं। इस समय पटियाला जेल में सजा भुगत रहे नवजोत सिंह सिद्धू हमेशा यही कहते रहे कि पंजाब में माफिया राज है, रेत माफिया और शराब माफिया की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उन्हें हटा पाना आसान नहीं है। अब मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से भी माइनिंग को लेकर एक पॉलिसी तैयार की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि लोगों को 9 रुपए प्रति फीट रेत मिलेगी और बजरी 20 रुपए प्रति फीट देने की बात कही जा रही है। जबकि चन्नी सरकार के रहते नवजोत सिंह सिद्धू ने यह वायदा किया था कि लोगों को 5.5 रुपए प्रति फीट रेत मुहैया करवाई जाएगी, लेकिन ये दावे हवाई हुए थे। नेता हमेशा ही रेत पर सियासत करते रहे, लेकिन सच तो यह है कि अवैध खनन माफिया पर कोई भी सरकार अंकुश नहीं लगा पाई। हालांकि मौजूदा पंजाब के खनन मंत्री हरजोत सिंह बैंस ये बयान दे चुके हैं कि सरकार की ओर से अवैध खनन माफियाओं पर 306 से अधिक FIR दर्ज कराई जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी अवैध माइनिंग क्यों नहीं रुक रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। यहां तक कि BSF ने भी हाई कोर्ट में एक जवाब दायर किया था और यह कहा था कि सीमा के पास हो रही अवैध माइनिंग के कारण भारत की सीमाओं को खतरा है, क्योंकि सुबह से लेकर देर रात तक अवैध माइनिंग होती है। दर्जनों लोग बॉर्डर के पार जाते हैं, जिन पर नजर रखना आसान नहीं है। अब हाईकोर्ट की फटकार के बाद यह साबित हो गया है कि सरकारों की इच्छा शक्ति ही नहीं कि अवैध कारोबार पर अंकुश लगाया जा सके, क्योंकि अवैध कारोबार से ही नेताओं और अधिकारियों की जेबें भरती हैं। पंजाब सरकार ने खनन नीति में संशोधन करते हुए रेट बढ़ाए गए हैं। इसी को लेकर कैबिनेट की बैठक के बाद खनन मंत्री हरजोत सिंह बैंस का भी बयान आया है और उनका कहना है कि पंजाब सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने रेत माइनिंग पर पॉलिसी बना ली है, इसका फायदा शीघ्र ही जनता को मिलेगा। लेकिन सवाल सबसे अहम यह है कि यह पॉलिसी बनाई गई है, इसका फायदा जनता को मिलेगा या नहीं, ये तो अभी भविष्य के गर्त में है। इस तो इलावा एक होर जिहड़ा कहंदे जी मिट्टी मुफ्त करती, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਮੁਫਤ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਮੁਫਤ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਹੈ 3 ਫੁੱਟ ਤੇ 2 ਆਪਣਾ 3 ਫੁੱਟ ਤੇ 2 ਕਿੱਲਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂਅਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਿੱਪਰ ਭਰਨਾ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਮੈਨੂਅਲ ਕਹੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਜੀਸੀਬੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਭਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਤੇ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਖਬਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਉਹ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਕਰਤਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਭਰਤ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਸੀਬੀ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 2-3 ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਲਈ ਭਰਤ ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਸੀਬੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ फीस तो साढ़े तो लेनी होगी। अमृतसर में बाबा बकाला साहब में शुक्रवार को रखड़ पुन्या के मौके पर पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 6000 आंगनबाड़ी वर्करों की भर्ती का ऐलान किया। इसके लिए पंजाब सरकार जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगी, ऐसे आदेश उन्होंने जारी किए हैं। उन्होंने पंजाब में 4300 पुलिस मुलाजिमों को भी जल्द ही नियुक्ति पत्र देने की बात कही है। रखड़ पुन्या पर लंबे समय से अकाली, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलग अलग मंच लगते रहे हैं, लेकिन इस बार सिर्फ पंजाब सरकार ने ही यह कार्यक्रम रखा था, किसी अन्य पार्टी ने कोई कार्यक्रम नहीं रखा। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कई घोषणाएं की और यह कहा पंजाब सरकार स्वच्छ प्रशासन देने के लिए वचनबद्ध है। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब में जल्द ही 16 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की जो है योजना है, इस पर भी काम चल रहा है। अज रखड़ पुन्या, अज दे दिन मैं एक ऐलान करना चाहना, खास तौर ते मेरिया भैणां लई, खास तौर ते पंजाब दीयां धीआं लई, इनू रखड़ी दा तोहफा अपने भरा वल्लों मान लियो। 6000 आंगनवाड़ी दियां पोस्टां असी कड्ढण लगे हां और महीने 1.5 महीने च कंप्लीट हो जू। 6000 कुड़ियां नू काम मिलूगा आंगनवाड़ी च। 6000 पोस्टां कड्डियां ने, नोटिस हो जाऊगा, नोटिफिकेशन अखबारां च ऐड आ जाऊगी। जी दी डिग्री बिल्कुल सही है, उन्हां नू नौकरी मिलूगी। कोई सिफारिश जां कोई रिश्वत जां कोई होर जुगाड़ ला के नौकरी लैण दी कोशिश ना करियो, उन्हां नूं ही मिलू जिन्हां वास्ते ये नौकरियां असीं कढ रहे हैं। फिलहाल 6000 आंगनवाड़ी वर्करां नूं असीं भर्ती कर रहे हैं। आनंदपुर साहब में एक नायाब तहसीलदार को विजिलेंस की ओर से अरेस्ट किया गया, जिसने सरकार को ही 35 से 40 करोड़ रुपए का चूना लगाया। ऐसे आरोप इस नायाब तहसीलदार पर लग रहे हैं। उसने 90,000 रुपए रेड वाली जमीन को 9,90,000 रुपए प्रति एकड़ बताकर सरकार को ही बेच दिया। ये तो एक छोटे से कस्बे की बात है, पूरे प्रदेश में कहां कहां क्या हो रहा है कुछ सामने नहीं आया है। मामले की जांच विजिलेंस की ओर से की जा रही है। नायाब तहसीलदार रघुवीर सिंह को विजिलेंस की ओर से गिरफ्तार किया जा चुका है। अब पंजाब में हुए 1178 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले की जांच पंजाब सरकार ने विजिलेंस को सौंप दी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से पंजाब को यह राशि इसलिए जारी की गई थी कि खेती से होने वाली पराली को जलाने से बचाने के लिए मशीनरी की खरीद की जाए, ताकि पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोका जा सके। लेकिन सारे पैसे को गोल कर दिया गया, ऐसे कई आरोप लग रहे हैं। मशीनरी की खरीद हुई नहीं और पैसा नेताओं और अधिकारियों ने आपस में मिल बांटकर खा लिया। पंजाब पहले ही कर्ज के दलदल में दबा हुआ है। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का पंजाब पर कर्जा है, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। और पंजाब का युवा हर साल हजारों की तादाद में विदेश को चला जा रहा है। इसी केस में विजिलेंस की ओर से 2 पूर्व कैबिनेट मंत्रियों और 3 पूर्व आईएएस अधिकारियों से पूछताछ की अनुमति भी मांगी गई थी। अब सरकार की ओर से जांच विजिलेंस को सौंप दी गई है। अब देखना यह है कि इस जांच को विजिलेंस कब पूरा करती है और जनता के सामने यह तथ्य कब रखे जाते हैं कि स्कीमों के तहत आने वाले पैसे को
किस तरह अधिकारी और नेता मिल बांटकर खा रहे हैं। पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से लुधियाना में एक ऐसी फैक्ट्री को सील किया गया जो अपने यहां पैदा होने वाले गंदे पानी को अपने ट्रीटमेंट पानी में प्लांट में ट्रीट करने की बजाय पानी को सीधे तौर पर सीवरेज में ही डाल देती थी। कौन नहीं जानता कि पंजाब का पानी जहरीला हो रहा है। इसमें उद्योगपतियों का भी हाथ है, क्योंकि फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी, ये प्रदूषण धरती में जा रहा है। ये ऐसे भी पहले कई बातें सामने आती थी कि ये फैक्ट्रियों वाले एक अलग बोर करवा देते थे और ये सारा जो गंदा पानी होता था उसे ट्रीट करने के बजाय उस बोर में डाल देते थे। इसके बदले में कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को रिश्वत भी दी जाती थी। ये तो एक फैक्ट्री है, पंजाब में और कितनी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो धरती के पानी को जहरीला कर रही हैं। हालांकि सरकार ने एक्शन तो लिया है। इस फैक्ट्री पर 10 लाख रुपए जुर्माना डाला है, 10 लाख रुपए पर्यावरण सुधार पर खर्च करने के आदेश दिए गए हैं और 50 लाख रुपए का श्योरिटी बॉन्ड भरने को कहा गया है। यानी कि इस बात की गारंटी देने को कहा गया है कि ये फैक्ट्री मालिक भविष्य में इस तरह की गलती को नहीं दोहराएंगे। इससे पहले क्या कभी किसी फैक्ट्री पर इस तरह की कार्रवाई हुई या नहीं, यह भी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अक्सर यह कहा जाता है कि अधिकारियों और नियमों को ताक पर रखने वाले लोगों की सेटिंग हो जाती है। जिस किसी को 70 लाख रुपए देने पड़ जाएं, वह तो खुशी खुशी से 10-15 लाख रुपए रिश्वत देने को तैयार हो जाएगा। इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। अब क्या पंजाब सरकार प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों की नामी और बेनामी संपत्ति को खंगालने के लिए भी किसी कमेटी का गठन करेगी? क्या इनकी ओर से बनाई गई जायदादों की भी जांच होगी? क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं, कई आरोप कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों पर लगते हैं। क्योंकि इससे पहले पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से आखिरकार क्यों कार्रवाई नहीं की जाती रही? धरती का पानी जहरीला क्यों हो रहा है? उद्योगपति क्यों पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं? यह भी जांच का विषय है। सरकार की ओर से लोगों के लिए चलाई गई आयुष्मान सेवा का दुरुपयोग हो रहा है। पैसे लेकर लोगों के जाली कार्ड बनाए जा रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों को भी कार्ड बनाकर दिए गए हैं जो दूसरे राज्यों के हुए हैं या फिर उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं है। उनका कार्ड बनाकर अस्पतालों के साथ सेटिंग भी की जाती है। जिस तरह के ECHS में घोटाला हुआ था कि कार्ड ले लिए जाते थे और मरीजों का इलाज होता ही नहीं था, इस आयुष्मान स्कीम का दुरुपयोग हो रहा है। इसके तहत कई अस्पतालों को जुर्माना भी लगाया जा चुका है। यह बात इसी से साफ हो जाती है। यहां तक कि ऐसे भी कई केस सामने आए हैं कि अस्पताल मालिकों की ओर से किसी की ओर से अपनी पत्नी को मरीज बनाकर इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया, तो किसी ने रिश्तेदार को ही मरीज बता दिया, तो किसी ने मरे हुए मरीज का ही इलाज करता दिखा दिया। इन पर कार्रवाई क्या हुई अभी तक सामने नहीं आया है। यह पैसा कुछ भ्रष्ट अस्पताल मालिकों के जेब में जा रहा है, क्योंकि इसमें कई सेहत विभाग के लोग भी शामिल हैं। अस्पताल मालिक की ओर से जाली बिल बनाया जाता है। हाल ही में इस बात का खुलासा भी हो चुका है, लेकिन अभी तक कुछ सामने नहीं आया, क्योंकि शिकायत की जाती है, बाद में जांच के नाम पर लीपापोती कर दी जाती है। अब कुछ संस्थाएं इसको लेकर हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रही हैं, और यदि ऐसा होता है तो सवाल फिर यही है, क्या हमारे अधिकारी, हमारे नेता अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए हैं? इसलिए लोगों को अब इंसाफ लेने के लिए अदालतों का सहारा लेना पड़ रहा है। पंजाब में नशे की एक और घिनौनी तस्वीर सामने आई है। बठिंडा में एक युवक की नशे की ओवरडोज से मौत हो गई है। हालत यह है कि सिरिंज उसकी बाजू में ही धंसी हुई है, जिससे साफ पता चल रहा है कि युवक नशे का आदी था और नशे की ओवरडोज से उसकी मौत हुई। हर दिन सरकार दावा करती है कि नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, नशा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। इस तरह से युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? हमारी जानकारी के मुताबिक एक सीलबंद रिपोर्ट, जिसे कि नशे पर ही बनाया गया था, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि कई नशे के सौदागरों के नाम हैं। यह सीलबंद रिपोर्ट जो है हाई कोर्ट में पड़ी हुई है,
उसे खोलने के लिए किसी भी सरकार ने जहमत क्यों नहीं उठाई। ऐसा भी कहा जाता है कि सील बंद इस रिपोर्ट में कई सफेद पोशों के नाम हैं, उन नेताओं और अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं जो पंजाब में नशे को बढ़ावा देते हैं। अब क्या आम आदमी पार्टी की सरकार हाईकोर्ट में यह याचिका दायर करेगी कि उस सील बंद रिपोर्ट को खोलने की इजाजत दी जाए? एक सवाल समझ से यह भी परे है कि जांच होती है, उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है और फिर उसे एक सील बंद लिफाफे में डालकर हाईकोर्ट में भी जमा करवा दिया जाता है और इसके साथ ही एक आवेदन दे दिया जाता है कि इस रिपोर्ट को खोला ना जाए क्योंकि इससे केस प्रभावित होता है। अब अगर रिपोर्ट सार्वजनिक ही नहीं करनी है और जनता को यह बताना ही नहीं है कि कौन लोग हैं जो नशे का कारोबार कर रहे हैं या कौन लोग हैं जो प्रदेश को खोखला कर रहे हैं, तो फिर ऐसी रिपोर्टें बनाने से लाभ क्या? अब जनता की नजरें सरकार पर टिकी हुई हैं, क्या इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। शराब पींदे आए कुत्ते चिट्टे तो पैसे लेकर चिट्टे वाले तो ये सारे छड़ दिंदे है, ठीक है। बूटा नाई साडे महल्ले विच बेच रहा, 20 मुंडे मर गए 20, ठीक है वीरे। तो उन्होंने कंप्लेंट करो भी सारा पुलिस वाले तुसीं सुत्ते पे आ थोड़े जे अगर असीं करी बढ़ के थोड़े जवाक हथ भी लाता साडे जवाक नहीं यार, मेरा भरा नहीं, मेरा भी अक्सर थाने वाले मिले, थाने वाले सारे की गल जो कुत्ते बहुत बेड़ी होई साडे नाल, बहुत बेड़ी बूटा नाई। कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाली दिव्या काकरान, जिन्होंने हाल ही में फ्री स्टाइल रेसलिंग में मेडल जीता, उनका तर्क है कि मेडल जीतने के बावजूद दिल्ली सरकार ने उनकी कोई माली मदद नहीं की है। 18 में मैंने लिख के दिया कि इस चीज की जरूरत है, सिर्फ मुझे एशियन गेम्स तक सबसे पहले हेल्प करिए और अगर आपको मेडल आया तो आप मेरा सम्मानित कीजिएगा। उनका कोई भी ईमेल नहीं आया मेरे पास, कोई भी मैसेज नहीं आया, कोई भी फोन नहीं आया। हम दंगलों में जाते थे और हमारे पास टिकट के भी पैसे नहीं होते थे, तो हम जैसे ट्रेन में एक साइड टॉयलेट होता है और नीचे की साइड में वही लौटने का होता है, तो हम वहाँ पे कपड़ा बिछा के लेटते थे। झांसी जाना, इटावा जाना, हर जगह हम दंगलों में गए हैं और मैं लड़कों के साथ कुश्ती लड़ती थी और जिससे मेरा खर्चा चलता था, क्योंकि अगर मैं लड़कियों के साथ लड़ती थी तो कोई इतने पैसे नहीं देता था, पर अगर मैं लड़कों से लड़ती तो मुझे पैसे मिलते थे, जिसके कारण थोड़ा दूध घी इन सब के पैसे आ जाते थे। फिर धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा। 2017 तक मैं लगातार दिल्ली को मैंने 58 मेडल दिए, जिसमें मेरे कितने ही गोल्ड, कितने ही सिल्वर और कितने ही मेरे ब्राउन्ज मेडल है। 2018 से मैंने यूपी में लड़ना स्टार्ट किया था, 2017 के लास्ट में लड़ना स्टार्ट किया था। 2018, 19 में मुझे उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का अवार्ड दिया, 2-3 साल के अंदर ही उन्होंने मुझे रानी लक्ष्मीबाई का अवार्ड दिया। और 2020 में मेरी स्थिति देख के उन्होंने आजीवन मेरी पेंशन बांधी है 20,000 रुपये। और कल ही उन्होंने मुझे घोषणा करी है, जो बच्चे कॉमनवेल्थ में से ब्राउन्ज मेडल लाए हैं, गोल्ड लाए, सिल्वर लाए हैं, मुझे 50 लाख रुपए और रजिस्टर्ड ऑफिसर की नौकरी का वादा किया है। तो आप ये बताइए, जो मैं सिर्फ 2-3 साल से यूपी से लड़ रही हूँ, वो मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं, तो दिल्ली सरकार ने मेरी हेल्प क्यों नहीं करी है? मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं उनके पास खुद गई 2017 में, मेरे पास 18 में। मैंने कहा सर, मैं कोई मीडिया के पास नहीं गई हूँ पहले, ना मैं किसी अखबार वाले को कह रही हूँ, पहले मैं आपसे मिलना चाहती थी। मैंने पता नहीं कितने मीडिया वालों से या कितने ही सर से कहा कि मेरी अरविंद केजरीवाल जी से बात कराइए। उन्होंने कहा कि अपॉइंटमेंट मिलनी बहुत मुश्किल है। मैंने कहा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मुझे उनसे मिलना है पहले। उन्होंने कहा ठीक है। 2018 में उन्होंने उनसे मेरी अपॉइंटमेंट करवाई, तो मैंने उनको सारी बात बताई कि सर मैं एक गांव से निकली हुई हूँ और मेरे पापा की एक और भाई है, मेरे पापा के माँ बाप भी है, उनका खर्चा भी मैं ही चला रही हूँ और मेरे घर का खर्चा भी मैं ही चला रही हूँ। हमारी ना किसी की सरकारी नौकरी है, ना कोई पहलवानी में आगे बढ़ पाया, सिर्फ मैं अकेली बढ़ पाई हूँ और मैं ही सबके लिए सब कुछ हूँ। और सर मेरे इतने सारे मेडल है, तब भी मुझे कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है और अगले महीने एशियन गेम्स है, तो आप मेरी मदद करिए। उन्होंने कहा कि कैसे मदद हो सकती है तुम्हारी? मैंने कहा सर बादाम प्रोटीन अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला है, मैं ना कुछ पीती हूँ, जो मुझे मिलता है मैं वही पी लेती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, आप किस चीज़ पे लिख के दो। मेरे पास वो कागज भी है, मैंने लिख के दिया कि इस चीज़ की जरूरत है, सिर्फ मुझे एशियन गेम्स तक सबसे पहले हेल्प करिए और अगर आपको मेडल आया तो आप मेरा सम्मानित कीजिएगा। उनका कोई भी ईमेल नहीं आया मेरे पास, कोई भी मैसेज नहीं आया, कोई भी फोन नहीं आया। हमने 2-3 बार फोन किया, उन्होंने कहा मदद होगी। मदद कब होगी? तब एशियन गेम्स में मेडल आ गया,
तब वो मुझे बुला रहे हैं वहाँ पे कि सारे बच्चों को परेशान करिए, आपने बहुत अच्छा किया है और आप सब मेडल लाए हैं। मुझे अब क्या जरूरत है? और उसके बाद भी उन्हें मेरी ये बात इतनी लग गई कि इस लड़की ने सबके सामने ये वाली बात क्यों कही कि मैंने इनसे पहले ही मदद मांगी थी। उन्होंने मुझे कोई प्रोत्साहन नहीं दिया, कोई राशि नहीं दी, कोई भी मेरे घर पे नहीं आया कि दिव्या आपने सबके सामने ये सब बोला है, आपको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए जब आपने इतनी हिम्मत करी है बोलने की। मुझे कुछ उसके बाद भी कुछ। नई दिल्ली के लाल किले से करीब 11 किलोमीटर दूर एक व्यक्ति से 2000 से अधिक गोलियां बारूद बरामद किया गया है, जिससे एजेंसियों के हाथ पैर फूल गए हैं। दिल्ली पुलिस इस कामयाबी को बड़ी कामयाबी मान रही है, क्योंकि 15 अगस्त को लेकर आतंकवादी संगठन कहीं कोई वारदात कर सकते हैं, ऐसी कई सूचनाएं खुफिया एजेंसी को मिल चुकी हैं। इसके बाद से ही दिल्ली पुलिस ने अपना सर्च अभियान और बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान लगातार सीमा पार से भी ड्रोन के माध्यम से नशा और हथियार भेज रहा है। पंजाब पुलिस और बीएसएफ ऐसे कई जो है पर्दों का जो है फाश भी कर चुकी है। अब स्लीपर सेल जो है सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। हालांकि सरकार किसी भी स्थिति से निपटने का दावा कर रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश का एक जवान रो रो कर अपनी स्थिति बयान कर रहा है और कह रहा है कि जो रोटी हमें खाने को दी जा रही है उसे तो कुत्ते भी ना खाएं। कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे, जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए। क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज भी यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता चंदी है तो बता दीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को तब दबाते जा रहे हैं। मैं तो ऐसे भूखा हूँ, मैं किससे कह दूँ? यहाँ मेरे माँ बाप थोड़ी है, इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे इस थाली को, तुझे करके जनता के बीच में चला गया। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है महोदय की नहीं हो रही है? ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा। लुधियाना से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के पीए हरजिंदर सिंह ढींढसा पर शुक्रवार को कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। यह घटना फिरोजपुर रोड स्थित अयाली चौक पर की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक हरजिंदर सिंह ढींढसा अपने गांव तरीके से निकल अयाली चौक से एक बस में जा रहे थे। इसी दौरान कुछ युवकों की ओर से उन पर हमला कर दिया गया। कई बार उन पर किए गए इस हमले में हरजिंदर सिंह गंभीर रूप से घायल हुए और उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। अमृतसर के लोकसभा सांसद गुरजीत सिंह औजला कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों से लगातार कोरोना के कई केस बढ़ रहे हैं और सरकार इस पर लेकर काफी चिंतित भी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग के सवाल पर कहा, जो कोई किसी भी चीज का दुरुपयोग करेगा तो जनता एक एक चीज को समझकर उसका बदला लेगी। मुख्यमंत्री ने इशारों में कह दिया कि सीबीआई और ईडी के सवाल पर उनकी महागठबंधन सरकार पीछे नहीं जाने वाली है। मुख्यमंत्री रक्षाबंधन के मौके पर इको पार्क पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने यह बयान दिया है। बिहार में सारण में 7 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। ऐसी जानकारी है कि मृतकों ने शराब पी थी और इसके बाद इनकी अचानक तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में इलाज के दौरान इन सभी ने दम तोड़ दिया। हालांकि पुलिस प्रशासन मौतों के पीछे की वजह बीमारी बता रहा है और कह रहा है कि ये मौतें बीमारी के चलते हुई हैं। इस घटना के बाद रक्षाबंधन कार्यक्रम में पहुंचे पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, हम तो पहले से कहते रहे हैं कि शराब बुरी चीज है, जो पिएगा
वो देख ले कि इससे क्या हालात होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।